कल हम बोर्ड से रिलेटेड बायो-सेवर्ट लॉ, जो कि हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम कवर कर चुके थे। उसके बेस पे किसी भी वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट कैरिंग वायर के थ्रू, तो उससे डायरेक्शन फाइंड आउट करने का भी एक रूल है। कौन सा रूल था? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल एंड सिंपल थंब रूल, है ना। तो राइट हैंड पाम रूल, तो दोनों हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अब डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के बाद कुछ एक नोट पॉइंट्स आते हैं। जैसे हमने बायो-सेवर्ट लॉ स्टडी किया था, बायो-सेवर्ट लॉ, तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो फार्मूला था, वो फार्मूला हमारा क्या था? डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने एक्सप्रेशन कल स्टडी किया था, ठीक है। अब कुछ यहाँ से नोटेड पॉइंट हम देख लेते हैं। नोट, पहला नोट पॉइंट क्या है? जैसे लेट सपोज ये कोई भी एक वायर है एक्स वाई, और यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया है। लेट्स, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसकी लेंथ क्या थी आपकी? डी एल, ठीक है। देखो ये एक एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट, है ना। और एक इसके परपेंडिकुलर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था यहाँ पर P, जो एंगल कितना फॉर्म कर रहा था? थीटा, ठीक है। अब फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है? अगर ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा हो? इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई कर रहा हो, यहाँ पे कहीं, ठीक है। जब ये पॉइंट P परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, अब ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो इट मीन्स फर्स्ट नोट पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है रेहान कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू क्या हुआ बेटा? 1, ठीक है। तो कितना हो गया? ये हो गया मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी भी परपेंडिकुलर, हाँ है ना, करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? आपकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट है, अगर इस पर कोई पॉइंट है, ध्यान से समझना आप इस पॉइंट को। अब ये फर्स्ट नोट पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, और ये हमारा सेकंड नोट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस सेकंड नोट पॉइंट पे अगर हम देखें, ये हमारा करंट एलिमेंट है, DL, और करंट फ्लो हो रहा है आपका I। इसके एक्सिस पे कोई मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, लेट्स से पॉइंट P, आइदर पॉइंट Q, तो आप Q कंसीडर कर सकते हैं या फिर आप पॉइंट P कंसीडर कर सकते हैं। किस एक्सिस पे? ये करंट एलिमेंट की एक्सिस पे। तो अब यहाँ पर करंट एलिमेंट की एक्सिस है, देखो करंट एलिमेंट, करंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में, और इसी के करस्पॉन्डिंग, इसी एक्सिस के अलाउंग हमने क्या पॉइंट कंसीडर किया है? एक पॉइंट कंसीडर किया है, पॉइंट Q। तो एंगल कितना होगा बताओ? पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया, इस पॉइंट से, करंट एलिमेंट से ये पॉइंट Q है, तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं? और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और सेकंड केस, थर्ड केस को ना समझ के हम इसी में समझ लेते हैं दोनों चीज़ें। अब मैंने एक पॉइंट P यहाँ कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब ये पोजीशन वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। तो यानी कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? अपवर्ड। और पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड।
है ना। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो थीटा कितना हो गया 180। अब दोनों ही केसेस में साइन 0 कंसिडर करूँ या फिर साइन 180 कंसिडर करूँ, दोनों केस में साइन की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, dV विल बी इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो अलोंग दी एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट, ठीक है, अलोंग दी एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट और एनी पॉइंट विल बी 0, ठीक है। बट अगर हम इस केस की बात करें परपेंडिकुलर एक्सिस की, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपका मैक्सिमम। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद देखो सिमिलैरिटी बिटवीन बायोट-सावर्ट लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो इस टॉपिक का हमारा नाम है कंपैरिजन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो हमें दोनों लॉज जो हमने स्टडी किए हैं, फर्स्ट यूनिट में हमने स्टडी किया था कूलॉम्स लॉ। अब ये जो हमारी यूनिट है, ठीक है, थर्ड यूनिट, तो उसमें हम स्टडी कर रहे हैं बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। अब दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी और कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी, उन्हीं को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिमिलैरिटी, कि इन दोनों लॉज में बायोट-सावर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ में क्या क्या सिमिलर है, ठीक है। तो अगर हम बायोट-सावर्ट लॉ को स्टडी करें, dV इज इक्वल टू μ0 I dl साइन थीटा अपॉन r², ये हो गया हमारा बायोट-सावर्ट लॉ। लेकिन अगर वही हम किसको कंसीडर करें, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का फार्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², होता है या नहीं होता है। लेकिन ये किसको बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये किसको बता रहा है, फोर्स को, फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है। बट हमें यहाँ पे किसकी, इसको अगर कंपेयर करना है तो हमें किसको लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बना था, K Q अपॉन R। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। देखो अगर आप दोनों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो dV और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, दोनों ही फील्ड है और दोनों ही कैसी फील्ड है, लॉन्ग रेंज फील्ड, दोनों ही लॉन्ग रेंज फील्ड है। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें सिमिलैरिटीज में, क्या मुझे यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है कि dV जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है या नहीं। लेकिन यहाँ इस केस में भी देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर भी ये चीज़ पता चल रही है कि E इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि बोथ फील्ड्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो एक सेकंड पॉइंट हो गया, बोथ फील्ड्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा
दो, एक तो समझ आ गया कि दोनों जो रेंज हैं, दोनों जो फील्ड्स हैं, ठीक है, वो कैसी फील्ड्स हैं, लॉन्ग रेंज फील्ड। लॉन्ग फील्ड का मतलब चार्ज यहाँ पर है तो उसका इफेक्ट वहाँ पर भी शो हो रहा हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो उसका इफेक्ट कंपास फील्ड पे वहाँ पर भी शो हो रहा होगा। तो दोनों कैसी फील्ड है, लॉन्ग रेंज फील्ड है। और दोनों ही देखो ऑब्जर्व हो रहा है फॉर्मूले से कि दोनों ही कैसी हैं, आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं? ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों पे क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है? यस, दोनों पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है। इट मीन्स बोथ फील्ड्स फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दोनों ही किसको फॉलो कर रहे हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लॉज को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, ऑबे कर रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया एक एक पॉइंट? ठीक, सिमिलरिटी समझ आ गई। अब हम थोड़े से इनके डिफरेंसेस को भी समझ लेते हैं। आई थिंक ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। नाउ डिफरेंसेस हम समझ, सिमिलरिटी समझ चुके हैं, अब हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन बायो-सैवर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। फिर वही से इस देखो फार्मूला ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब इस फार्मूले में अगर आप देखें डीवी और आइडियल, ध्यान, फिर वही मेन पॉइंट कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो कौन कर रहा है? जब किसी भी वायर में एक करंट फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और मैंने फर्स्ट जब बायो-सैवर्ट लॉ को स्टार्ट किया तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि यहाँ पर ये जो करंट एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, आई एंड डी एल, तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की हो रहा है वो कौन सी क्वांटिटी कर रही है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप कूलॉम्स लॉ को देखें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? चार्ज। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है ना भाई? मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? करंट। यानी कि किसी भी एक वायर का छोटा सा सेगमेंट ले लिए तो क्या बन गया? एलिमेंट, है ना। तो करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? चार्ज प्रोड्यूस करेगा। और जब वो चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करता है कौन? वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वेक्टर क्वांटिटी। On the other hand, electric field electrostatic field is produced by a scalar quantity, that is चार्ज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं हम यहाँ पर। सेकंड पॉइंट क्या है? देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक साइन थीटा का टर्म आ रहा है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं पर भी साइन थीटा है? किसी भी पॉइंट पर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स एनी एंगल, ठीक है। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया हमारा। नोट डाउन, मैग्नेटिक फील्ड
डिपेंड्स ऑन एंगल, साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट को समझते हैं। देखो यहाँ देखो, थर्ड पॉइंट को समझने के लिए ये कोई भी वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैंने पाम रूल को समझाया था कल। देखो पाम रूल के अकॉर्डिंग थंब किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और पाम किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो करंट अपर डायरेक्शन में है और पाम पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में है। दोनों को हमने यहाँ रखा। अब अगर हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। किस पर? पाम पर। तो पाम पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, कहाँ जा रहा है? इनसाइड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? इनसाइड। इसका मतलब देखो ध्यान से कि ये डस्टर जो है वो किसको दिखा रहा है? पोजीशन वेक्टर को। ये देखो, ये आर, ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर, है ना। और इस पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो मार्कर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो पोजीशन वेक्टर की किस एंगल पर है? 90 डिग्री एंगल पर है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पोजीशन वेक्टर की क्या होती है? परपेंडिकुलर, है ना, और नॉर्मल टू द पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर वहीं मैं किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया Q, है ना, और ये पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस R। मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है कि अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड्स। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई। देखो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट where we have to find the direction of magnetic field and the charge। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। क्या है ये पॉइंट? कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पोजीशन वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसी पॉइंट को नोट कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ magnetic field is perpendicular to the position vector r, but the direction of electric field, along the line joining the charge to the point। ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आगे समझ, फिर रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने सिमिलैरिटीज़ की बात की थी। तो सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? सिमिलैरिटीज़ किस किस में? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलैरिटीज़ देखें तो सिमिलैरिटीज़ सबसे पहले क्या है? दोनों बोथ फील्ड्स आर लॉन्ग रेंज फील्ड, ठीक है।
बोथ ये दोनों फील्ड हैं वो दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड हैं। दूसरा, अगर फार्मूले को ऑब्जर्व करें तो फार्मूला क्या बताता है, डी वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करेंगी, फॉलो करेंगे। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस में देखो, ये करंट एलिमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये चार्ज है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, स्केलर क्वांटिटी। वहीं अगर सेकंड डिफरेंस को देखें तो सेकंड डिफरेंस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल पर डिपेंड कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एंगल पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ मैंने नोट नहीं किया, ठीक है, नोट कर देते हैं। बट E does not depends on any angle, किसी भी एंगल पर वो डिपेंड नहीं करती है। E का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब थर्ड डिफरेंस की बात करें तो थर्ड डिफरेंस क्या बोलता है, थर्ड डिफरेंस आपका बहुत सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर की जस्ट परपेंडिकुलर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट और चार्जेस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, मतलब परमेबिलिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी हमने ऑब्जर्व किया कि के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, के इज इक्वल टू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। वहीं अगर के मैग्नेटिक फील्ड में देखें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड अगर हम करें तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ क्या हो सकता है 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁷, ये ठीक है। अब देखें 4 पाई से ये 4 पाई हुआ कैंसिल, क्या बचा 1/म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁹ और ये माइनस का है, क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या फाइंड आउट हुआ है यहाँ से कि 1/4 पाई 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻16, यस और नो। ठीक है, तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। वी नो c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ देन क्या कर सकते हैं हम इसको 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये किसकी वैल्यू है c की, c स्क्वायर, देन c इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया रिलेशन। ठीक है, और ये है आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन। क्यों इम्पोर्टेंट रिलेशन है, बहुत कम पूछा, बहुत कम जाता है। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट क्यों है कि क्योंकि यहाँ से जो आप चैप्टर 8 पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके।